इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। The pace of remonetization has picked up and will soon reach comfortable levels. The effects of demonetization are not expected to spill over to the next year. कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था। वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था। इस देश को में से अलगाववाद और आतंकवाद समाप्त करना है तो कहीं ना कहीं कुछ विचारों का मतभेद होते हुए भी कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट आपने भी किए हैं, आप करें बहुत अच्छा है, हम करें तो रेड रैग है। ये इसी रेड रैग की वजह से 4,500 लोग पंचायतों के चुनाव में जीत के आए हैं। एक नई फोर्स कश्मीर घाटी के अंदर इमर्ज कर रही है। मैं बराबर ये कहता रहा हूं कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है। लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। अब वो हमारे बीच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश की क्षति है, दुनिया की क्षति है। एक ऐसा महामानव जिसने जब से होश संभाला अपने जीवन को समर्पित किया था। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उन स्मृतियों की जो महज ये कह सकते हैं कि आज शेष हैं, यानी कि स्मृति शेष। हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री, कानून मंत्री अरुण जेटली की, जो दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और ये कहा जाता है कि जो आएगा वो जाएगा। बड़ा रुतबा रहा राजनीति में अरुण जेटली का, और ये भी कहा जा सकता है कि काफी हद तक खुद के दम पर उन्होंने अपने आप को राजनीति में स्थापित किया। लेकिन राजनीति का एक जो उनके समकक्ष का जो एक दौर रहा, काफी अपने एक पकड़, प्रभावशाली और व्यक्तित्व जिस तरह का था, तो आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ जयपुर के 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो उन स्मृतियों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जो ये कह सकते हैं कि बस आज चर्चा कर सकते हैं क्योंकि जेटली इस दुनिया में नहीं है।
हमारे साथ अभय जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किशोर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उमेंद्र दादी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मवीर चंदेल जी हमारे साथ हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अरुण जेटली राजनीति की एक ऐसी शख्सियत है जो मुझे लगता है कि एक अध्याय के रूप में उन्हें पढ़ा जा सकता है और अपने अंदाज के एक उन्होंने राजनीति भी की। देखिए, जेटली जी के निधन से केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान नहीं हुआ, इससे उनके जाने से देश का एक महान कानूनविद हमने खो दिया। एक ऐसा व्यक्ति हमने खो दिया जो समय समय पर कानून के माध्यम से देश की समस्याओं का एक निदान खोजता था। आज हम ये कह सकते हैं कि अरुण जेटली विद्यार्थी की राजनीति से निकले हुए, एबीवीपी से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अब वह बिना किसी की दया के अपने बल पर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। उन्होंने जिस भी पद को, उन्हें जो भी पद दिया गया, जो दायित्व दिया गया, उसे उन्होंने बखूबी से निभाया। मुख्य बात उनकी ये रही, जीएसटी जैसा जो कानून बना है उसको देश में लागू कराने में जेटली जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। जेटली जी ने अलग अलग विचारों की सरकारों को, अलग अलग विचारों के लोगों को समझा के देश में जीएसटी का कानून पारित करवाया। ऐसे कुशल प्रशासक, ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ, ऐसे कुशल कार्यकर्ता के जाने पर निश्चित रूप से दुख है और यह कमी भारतीय जनता पार्टी नहीं, पत्रकार भी या संगठन के जो कुशल अनुशासन को मानने वाले लोग हैं वो इस कमी को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो जेटली निश्चित रूप से एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ काफी मीडिया फ्रेंडली थे, बेबाक टिप्पणी करते थे और यह भी कभी अगर कहीं लगता है कि सहमति नहीं है तो उसे खारिज भी करते थे और एक सेतु का काम किया अगर बीजेपी में कहीं धड़ेबाजी रही तो भी। एक स्पोर्ट्स से भी उनका काफी लगाव रहा और क्रिकेट से उनका काफी हद तक जुड़ाव रहा। वो एक महत्वपूर्ण पद पे भी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के वो बड़े स्तर पर पदाधिकारी भी रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे। चले किशोर जी के पास में जाना चाहूंगा। किशोर जी, जेटली बेबाक भी माने जाते थे। उसके अलावा मुझे एक ध्यान है कि जब गोवा में अधिवेशन हो रहा था बीजेपी का और जिस दिन बीजेपी के सामने एक बड़ी पशुपेश की स्थिति बनी थी कि नरेंद्र मोदी को पीएम का प्रत्याशी बनाया जाए या फिर इसे खारिज किया जाए, क्योंकि कुछ लोग नाराजगी जता चुके थे, जिसमें से लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज भी थी। लेकिन शायद जेटली ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्षेत्र को काम किया और वो एक ऐसा वक्त था सामने कि काफी लोग तभी जुबान से ये तो कह रहे थे कि गुजरात के मॉडल को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, एक ऐसा चेहरा है कि जिसके नाम पर देश में सहमति बन सकती है। लेकिन वो एक दौर टाला गया। तो उस वक्त के लिए ये कहा जा सकता है कि जेटली काफी एक संकट मोचक की भूमिका में है। देखिए, जेटली का पूरा राजनीतिक जीवन लगभग 45 साल का रहा। 1974 से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और अब 2019 में उनकी आज डेथ हो गई। इन 45 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हमेशा संकट मोचक की भूमिका में थे। सन 1980 में उनको जब बीजेपी पहली बार बना तो उसके प्राथमिक सदस्य बने और कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में किसी का योगदान है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरुण जेटली का बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। आडवाणी इस बात से नाराज हुए थे कि उनको दरकिनार करके नरेंद्र मोदी को ऊपर लाया जा रहा है। लेकिन एक बात कहूं आपको, अरुण जेटली को हमेशा अजात शत्रु माना गया, उनको देश की नवस पढ़ने वाला माना गया, उनको देश की जनता की भावना समझने वाला माना गया और उन्होंने सारी बातों दरकिनार किया। जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको पहले गोधरा कांड के को शांत करने के लिए उनको पहले गुजरात भेजा गया और जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरा चुनाव जीता था और जो दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे तो अरुण जेटली की तस्वीर बहुत साफ थी कि यदि नरेंद्र मोदी को दिल्ली नहीं लाया गया तो बीजेपी को बचाना बड़ा भारी हो जाएगा। और आप देखें कि उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार की स्थिति बुरी नहीं थी, लेकिन अरुण जेटली ने वो पासा फेंका
और वो पासा इतना शानदार रहा कि यूपीए को सरकार से जाना पड़ा और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से स्थापित हुए। मैं आपको छोटा सा जिक्र याद दिलाना चाहूंगा आपको कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन कराने में जो पीछे भूमिका अदा कर रहे थे उनका नाम था अरुण जेटली। और जब रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ मारपीट हुई तो उसको हाथों हाथ देने वाले थे अरुण जेटली। अरुण जेटली ने बाबा रामदेव को, जैसे कहते ना, वो चाणक्य ने चोटी में गांठ लगा दी थी कि जब तक यूपीए सरकार नहीं चली जाएगी तब तुम गांठ नहीं रूठूंगा। ये बाबा रामदेव को संकल्प दिलाने में बड़ी भूमिका अरुण जेटली की थी। और इस सारे जो अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का जो आंदोलन हुआ उसमें बड़ी भूमिका अरुण जेटली ने अदा की। बड़ा वक्त ऐसा आया कि जब लगता था कि नेताओं के चयन के तौर पे बीजेपी टूट जाएगी। आप जिक्र करूंगा इस बात का, आडवाणी रूठ गए थे, सुषमा स्वराज रूठ गई थी और बड़े बड़े नेता इसलिए रूठ गए थे कि एक नया नेता नरेंद्र मोदी तौर के उभर के आ रहा है और हम सबको दरकिनार किया जा रहा है। अरुण जेटली और राजनाथ सिंह दो लोग ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का वक्त आ गया है, इसलिए सबको दरकिनार कर हमें नरेंद्र मोदी को लाना होगा। हर बार सरकार को किसी ने डिफेंड किया तो वो नरेंद्र मोदी थे। जब डिग्री का जिक्र चला कि नरेंद्र मोदी के पास कोई डिग्री नहीं है, वो क्वालिफिकेशन पर विवाद चला तो अरुण जेटली डिफेंड करने के लिए उस डिग्री को लेके आ गए। नहीं, नरेंद्र मोदी यहाँ तक खड़े हुए। हमेशा जब भी सरकार को डिफेंड करना हो, पार्टी को डिफेंड करना हो, उसमें संकट मोर्चा की भूमिका में अरुण जेटली सबसे पहले रहे। अजात शत्रु का मैंने जिक्र किया इसलिए कि उनको जब राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे तो लोग उनको सुनते थे, एज ए स्कॉलर सुनते थे कि वो आदमी आरएसएस का पढ़ा लिखा था, वो आदमी विद्यार्थी परिषद का पढ़ा लिखा था, भारतीय जनता पार्टी की नींव के साथ पहला पत्थर अरुण जेटली का था और उन्होंने बड़ी भूमिका इस पार्टी को आगे बढ़ाने में निभाई। बिल्कुल, फाउंडर मेंबर से एक भाजपा के रहे और जनता पार्टी के आंदोलन के वक्त से ही काफी चर्चाओं में रहे। एक लो प्रोफाइल भी रहना उनको काफी पसंद था, संगठन में जो जिम्मेदारी मिले वो करते रहे। और ये भी कहा जाता है कि हर राजनीतिक दल में उनका एक अपने एक दोस्ती का एक क्लब कहें, दोस्त कहें, उनका एक वो था, चाहे वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो या राजनीतिक दल हो, वो एक अपने अंदाज से चलते थे। अभय जोशी हमारे साथ में हैं। अभय जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अरुण जेटली के लिए कहा जाता है कि सभी राजनीतिक दलों में उनके दोस्त रहे, सबसे संबंध रहे, तो ये व्यक्ति वही कर सकता है कि प्रमोद महाजन के बाद में ये माना जाता है उनको कि सभी के साथ में कि जिस पीढ़ी के हैं उनके प्रमोद महाजन भी उनके समकक्ष थे उस दौर में, तो अरुण जेटली वो भरपाई कर पा रहे थे। लेकिन लगता है कि बीजेपी को काफी इस बात को लेकर के कि हैरानी भी रहेगी, एक कहें कि कमी भी अखरेगी कि हमारे भी जेटली नहीं रहे। देखिए, भाजपा को तो निश्चित रूप से आघात लगा ही है। मेरा मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज एक बहुत बड़ी हानि हुई है, अरुण जेटली का जाना। अरुण जेटली भाजपा में गेम चेंजर माने जाते हैं, एक चाणक्य की भूमिका में है और एक युवा चेहरा, पार्टी का युवा चेहरा। 66 साल की उम्र है, बावजूद इसको युवा चेहरा माना गया हमेशा पार्टी। और दिलेर थे लेकिन सौम्य थे, दो चीजों में एक विपरीत, दोनों में ऐसा था कि दिलेर भी है और सौम्य भी है। ये आपस में कम कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अरुण जेटली निश्चित तौर पे भाजपा के साथ उस समय जुड़े रहे जब भाजपा का जहाज कई बार लगता था डूब जाएगा, हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार बन रही थी, वो पार्टी छोड़ के कहीं नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक ऐसे में बिगुल बचाया कि युवा नेतृत्व आना चाहिए पार्टी में। अटल बिहारी जी और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के बीच में इस तरह का चल रहा था, कौन बनेगा प्रधानमंत्री या कौन नहीं बनेगा, कौन नेतृत्व संभालेगा, उस समय नरेंद्र मोदी का नाम आया और नरेंद्र मोदी के साथ एक पूरी बाकायदा यूथ टीम अरुण जेटली के साथ खड़ी हुई। और वो चूंकि खिलाड़ी थे तो चुनौतियों का सामना करते थे, जो बोलते थे तो लोग सुनते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी विधानसभा चुनाव में राजस्थान आए थे, घोषणा पत्र का उन्होंने यहाँ भाजपा कार्यालय में विमोचन किया था, तो भंडारी जी उनके साथ लग रहे हैं जो उनका सारा काम संभालते हैं। मैंने कहा था हम मिलना चाहते हैं, हम मिलने गए तो वो बीमार थे काफी और एक निश्चित गैप बना रखा था उन्होंने बातचीत करते हुए। इस दिलेरी के साथ बात कर रहे थे, लग नहीं रहा था इस आदमी को इतनी गंभीर बीमारी है। और वो सिक्योरिटी गार्ड कहते भाई साहब थोड़ा दूर से बात हो, नहीं आने दीजिए, वो बाकायदा कपड़ा बांध के बात कर रहे। तो ये जो दिलेरी है आजकल बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। वो जोखिमपूर्ण निर्णय लेते थे, उन्होंने भाजपा में कई फैसले ऐसे कराए नरेंद्र मोदी जी से
जो वास्तव में बाद में बहुत सटीक साबित हुए और भाजपा को निश्चित रूप से लाभ मिला। लोकसभा चुनाव में जो हम आज बात करें तो अरुण जेटली भले ही लोकसभा चुनाव में शांत रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की एक टीम थी जो लगातार अरुण जेटली का संपर्क में रहती थी। इन हालातों से कैसे निपटा जाए, तो मेरा मानना है आज का दिन भाजपा के निश्चित रूप से आघात वाला है, शोक की लहर है भाजपा में इसका। जी धर्मवीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने एक फाउंडर मेंबर को खोया है, तो फाउंडर मेंबर हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कब से उनकी राजनीति होगी, राजनीति का कद क्या रहा होगा उनका। ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, ये कहें कि इस तरह के किसी परिचय के वो मोहताज नहीं रहे। उनका अपना कद, खुद को अपने बूते उन्होंने स्थापित किया। एक चूक कहें, भूल कहें, या फिर उत्साह रहा, क्या रही वजह, एक इलेक्शन जो अमृतसर से वो लूज किया उन्होंने, एक ही लोकसभा का चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए थे वो, उसके लिए काफी उनको मलाल भी था। लेकिन बीजेपी को, नेतृत्व को लगता था कि उन्हें, राज्यसभा में उस वक्त मेंबर थे वो, कि इन्हें रेगुलर रखा जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव हारने के बाद में वो पहले एक ऐसे व्यक्ति रहे जो मंत्री भी बने। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरुण जेटली की राजनीतिक समझ बहुत बेहतरीन थी, वो समय से आगे सोचा करते थे और 1974 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने, छात्र संघ के अध्यक्ष से निर्वाचित हुए। और जब देश पर आपातकाल लगा 26 जून 1975 को, तो उसके चंद दिनों बाद वो अरेस्ट हुए। उनका एक ख्वाब था कि मैं कानून की निगाह में एक बड़ा वकील साबित बनूंगा, और इसके लिए प्रयास भी किया, बड़े वकील भी रहे वो। जब वो जेल गए तो जिस कमरे में उनको रखा गया, उसी कमरे में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, के आर मलकानी सहित अरुण जेटली भी थे। 19 महीने साथ रहे। तो उस दौर में एक ऐसा इन्होंने समझ बढ़ी कि जो व्यक्ति कानून के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहता था, उस व्यक्ति का मन बना कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। आपातकाल हटा, 77 में चुनाव हुए। वाजपेयी जी चाहते थे कि लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उस समय उनकी उम्र कम थी, वो लो 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी 80 में, उसके संस्थापक सदस्य बनाए गए और उसके बाद लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा। 99 में जब वो राज्यसभा में आए तो जो उनको बंगला अलॉट हुआ, वो बंगला बीजेपी का जो दफ्तर है 11 अशोक रोड पर, वही एडजॉइनिंग उनका दफ्तर था, बंगला था। वो चाहते तो उसमें रह सकते थे, लेकिन उन्होंने बंगला पार्टी को दे दिया कि आप रहिए। तो आप मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उस बंगले से कई पत्रकार साथियों के बेटे व बेटियों की शादी हुई, जिसमें चंदन मित्रा के बच्चों की शादी हुई, शेखर गुप्ता के बच्चों की शादी हुई, जो क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग है उसकी शादी भी उसी बंगले से हुई। जिसकी जेटली जी से परिचय है, तो उसको निवेदन करते थे कि बंगला मुझे मिल जाए, तो सहज रूप से दे देते थे वो, भाई इसका उपयोग कर लो, आप शादी के लिए कर लो, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए कर लो। और जेटली जी जो आज जिस प्रकार भाजपा को हम देखते हैं, जिस ऊंचाइयों पर भाजपा आगे बढ़ी है, यानी 84 में बात करें 2 सीटें थी, आज 2019 में बात करते हैं 303 सीटें हैं। तो इसको व्यू रचना बनाने में जेटली जी का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो रणनीतिकार थे, चीजों को समझते थे और किस प्रकार किस बात को एक्सप्लेन करना है, इसकी गहरी उनको समझ थी। मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि जब अडवाणी जी हवाला कांड में फंसे, चाहे वो अयोध्या का प्रकरण हो, चाहे बोफोर्स का मामला हो, उन सबकी पैरवी, उन सबकी रणनीति कहीं न कहीं जेटली ने एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में तैयार की और अनेकों लोगों को बरी कराया। वो देश के ऐसे वकीलों में शुमार थे जिनकी बड़ी फीस हुआ करती थी। वो देश के वित्त मंत्री रहे। जैसा कि राजनीति का व्याकरण बदला है कि जो व्यक्ति राजनीति की काली कोठरी में जाता है तो उस पर काजल लग जाता है, वो काला हो जाता है, कहीं ना कहीं धब्बे लग जाते हैं। जब मैं जेटली जी की राजनीतिक यात्रा को देखता हूं तो काजल की कोठरी में रहे, लेकिन वो बेदाग रहे, निष्कलंक रहे, किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा। वो चूंकि अच्छे परिवार से थे, अच्छी प्रैक्टिस थी, देश के चुनिंदा वकीलों में शुमार थे,
तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफी हावी था। इसकी पार्टी में अंदर खाने आलोचना भी होती थी कि कैसा व्यक्ति है जो ड्रेस अप ऐसा पहनते हैं। वो बहुत महंगे कपड़े पहना करते थे, बहुत महंगे चश्मे लगाया करते थे, बहुत महंगे शॉल ओढ़ा करते थे। इस मामले को लेकर पार्टी का जो एक धड़ा है वो उससे नया रहा करता था कि जेटली जी का ये जो हम कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार उससे कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता है। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि करीब 2005 के बाद उन्होंने अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। यदि आप 2000 से पहले की तस्वीरें देखेंगे तो उसमें जेटली जी आपको सूटेड बुटेड नजर आएंगे। जो वाजपेयी जी का प्रथम शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें उन्होंने सूट के रूप में सूट पहनकर शपथ ली है, लेकिन जब आप 2004 में देखते हैं उनको तो बिल्कुल वो कुर्ते पजामे जो भारतीय राजनेताओं की एक प्रिय पोशाक रही है उसी को उन्होंने धारण किया। और अब करीब 2 दशकों से उन्होंने कपड़ों पर जिस प्रकार क्रिटिसाइज होती थी कपड़ों को लेकर उसमें उन्होंने काफी सुधार भी किया। हालांकि क्या पहनना किस तरह पहनना यह व्यक्ति का निजी मामला रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सरल रहे, सहज रहे, रहन सहन साधारण रहे ताकि अन्य लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। चले समय कम है, मैं एक राउंड लेना चाहूंगा आपसे थोड़ा शॉर्ट में। राजस्थान की अगर बात करें तो अरुण जेटली का काफी लगाव रहा है। वो राजस्थान के प्रभारी भी रहे हैं, समय समय पर वो आते भी रहे हैं। बात अगर विधानसभा चुनाव की जाए, अभी जैसे बताया अभय जी ने कि मैनिफेस्टो जारी किया उन्होंने, केवल मैनिफेस्टो नहीं समय समय पर राजस्थान के साथ में आते भी रहे हैं। और उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, आपने बहुत करीबी से देखा अरुण जेटली जी को। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उनका योगदान कहा जा सकता है। आज भूपेंद्र यादव जो राजस्थान की राजनीति में है वो अरुण जेटली की देन रही है। वसुंधरा राजे से उनके काफी करीबी संबंध रहे, कई बार इस तरह की स्थितियां बनी तो उन्होंने बीच का रास्ता भी निकालने की काफी कोशिश की। तो राजस्थान जेटली का जो संबंध रहा किस तरह से देखते हैं? देखिए, अटल युग का एक देदीप्यमान सितारा आज हमें छोड़ के चला गया। अरुण जेटली जी ऐसे पॉलिटिशियन थे कि राजस्थान के हर कार्यकर्ता को लगता था कि मैं उनसे सीधा जुड़ा हुआ हूं। हर कार्यकर्ता अपने आप को मानता था कि मैं जेटली जी से सीधा संवाद करने की स्थिति में हूं। हर व्यक्ति अपनी बात को जेटली जी तक पहुंचाने में सक्षम था। यहां तक कि जब कई दफा राजस्थान में सत्ता और संगठन में टकराव की स्थिति आई तो उस समय बीच में मध्यस्थ की भूमिका जेटली जी ने निभाई और जेटली जी की वजह से ही राजस्थान में राजनीतिक भूकंप आने से बचा। उन्होंने कई बार ऐसी स्थितियों का भी सामना किया कि लगता था कि अगले माह क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन जेटली जी के सब लोगों को साथ में लेकर चलने की क्षमता की वजह से कई बार राजनीतिक स्थितियां बिगड़ने से बची। और ये कह सकते हैं कि राजस्थान को वो एक अपना घर मानते थे। हालांकि वे अभी यूपी से राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन कई बार ये भाजपा के नेताओं ने भी चाहा कि वे राजस्थान से प्रतिनिधित्व करके दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य बने। राजनीतिक स्थितियां कई दफा ऐसी होती है कि चाहने के बाद भी कोई व्यक्ति को भेज नहीं सकते। उनके जीवन की खास बात यह है कि जितना वो सादगी की बात है, जिस विद्यालय में उनके बच्चे पढ़े उसी विद्यालय में उनके ड्राइवर कुक का बच्चा भी उसी विद्यालय में पढ़ा। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने सहयोगों को क्या गुप्त दान देते थे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी किशोर जी, हाँ थोड़ा समय कम है, मैं किशोर जी आपके पास आना चाहूंगा। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब राजस्थान में खासकर जयपुर ज्वेलरी का हब है, या कि व्यापारी लंबे समय तक स्ट्राइक पे थे, अरुण जेटली से मिलने गए और मिलकर के आने के बाद में उनको निराशा हाथ लगी क्योंकि वो बड़े बेबाक थे। उन्होंने कहा कि ये स्टैंड है, इसको हम रोल बैक नहीं कर सकते। तो ये एक स्पष्टवादिता कहा जा सकता है, जिसे एक हम अक्सर कहते हैं कि साहब ये काफी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव है। इस तरह से देखा जाए। देखिए, मैं 2 चीजों का जिक्र करूंगा। एक तो राजनीतिक समझ का जिक्र करूंगा, दूसरा वो भाजपा के नेता नहीं थे, वो देश के राजनेता थे। उनका कद बहुत बड़ा था और उनमें निर्णय लेने की क्षमता थी और निर्णय को पलटना उनके स्वभाव में नहीं था। जब वैट खत्म किया, जीएसटी लागू किया, उस स्टैंड पर लंबे समय तक रहे, तो उनका मानना यह था कि जीएसटी के माध्यम से हम देश को ज्यादा रेवेन्यू ला सकते हैं और बहुत ईमानदार बिजनेस सामने लाया जा सकता है। उन्होंने कहीं वापस नहीं लिया। तो अरुण जेटली के जो डिसीजन थे, या भाजपा या सरकार में हो या विपक्ष में रहते हुए हो,
या संगठन में हो, या संगठन में हो, उन्होंने अपने कभी नहीं बदले। मैं एक छोटा सा जिक्र करूंगा 2 लाइन का, कि राजनीतिक समाज का जिक्र कर रहा हूं मैं। जब याद करें उसको, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बसपा और सपा बराबर की पार्टी के तौर पर उभर के आई थी और कुछ तय नहीं हो पा रहा था, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, तब ये जब मीटिंग हुई शर्मा जी के यहाँ और अरुण जेटली ने उसमें पूरी भूमिका निभाई और 6 महीने की बीएसपी और बीजेपी की सरकार बनी। जी चलिए, मैं समय कम है, 30 सेकंड में अभय जी और आपको देना चाहूँ। अभय जी, मैं जैसे कहा अभी कि ये बोल्ड स्टेप्स होते हैं, वो रोल बैक नहीं करते थे अपने डिसीजंस में। कई मरतबा इस तरह की स्थितियां बनी कि नाराजगी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो परवाह नहीं करते थे। आपको ध्यान होगा कि बजट 1 और 2 जब मोदी सरकार में उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को सब आपने कुछ नहीं दिया, कि देखिए मध्यम वर्ग अपने हाल पे चल सकता है। लोगों को बुरा लग रहा था, लेकिन उस पर बार बार जब उनसे पूछा गया कि आपने मध्यम वर्ग के लिए, कि हाँ तो बिल्कुल ठीक है, मध्यम वर्ग पे भरोसा है हमारे को, वो उठ सकता है। तो इन बयान जो थे एक स्पष्टवादिता के, उनकी बड़ी क्रिटिसाइज हुई थी इस बयान को लेके। तमाम जगह पे कई लोग सड़कों पे उतरे कि उन्होंने मध्यम वर्ग को बाकायदा टारगेट किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अरुण जेटली जो है कभी भी लोकप्रिय जननेता नहीं रहे। जो आपने भी जिक्र किया कि वो चुनाव हार गए, सत्य है कि वो चुनाव हार गए। वो ऐसे नेता भी थे जिन्हें आप कहीं से भी खड़ा करें वो जीत जाए। शायद वो उनकी जो होम सीट थी वहां से भी जीतने की हो सकता है दिक्कत आ सकती थी, लेकिन वो लोगों की नब्ज पकड़ना जानते थे। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते थे कि इस आदमी की क्वालिटी है। तो जब भी चाहे जीएसटी की बात आई हो, चाहे नोटबंदी की बात आई हो, 2 बड़े फैसले हिंदुस्तान में ऐसे लिए गए जब पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड थरथरा गया, लेकिन उसके बाद खड़े रहे उस मुद्दे पे खड़े रहे, बैक नहीं हुए। और बाद में चुनाव हुआ, चुनाव में फिर बीजेपी ने जिस तरह से रिपीट किया, ऐतिहासिक विजय के द्वारे पहुंची, तो निस्संदेह कहीं ना कहीं चाणक्य। मैं धर्मवीर जी 30 सेकंड है आपको मैं देना चाहूंगा। मैं एक आखिरी आपका जवाब जानना चाहूंगा कि इसे कंक्लूड करें हम, तो वास्तव में किस तरह की कमियां कर सकती है अरुण जेटली के जाने से? अरुण जेटली बड़े रणनीतिकार थे, कुशल प्रशासक थे, विधि के बेहतरीन ज्ञाता थे। एक बात कहूंगा, जो आज मोदी सरकार जिस प्रकार कानूनों को समाप्त कर रही है, ऐसे कानून जिनका उपयोग नहीं है, ऐसे कानून जो विकास में रोड़ा बनते हैं, ऐसे कानून जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको समाप्त करने की जो चर्चा है, जो मंत्र है, वो अरुण जेटली का दिया हुआ है। क्योंकि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी विषय आया था, जेटली जी ने कहा था कि जो कानून आज खत्म किए जाने चाहिए, लेकिन उस समय हो नहीं पाया, लेकिन वो आज मृत रूप ले रहा है और जिन कानूनों का उपयोग नहीं है वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जी चलिए, तो समय कम है हम, लेकिन अरुण जेटली जी को लेकर के हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनसे हम जानना चाह रहे थे कि कुछ उनकी जो स्मृति हैं वो किस तरह से लोगों के जेहन में शेष रहेंगी। और निश्चित रूप से अरुण जेटली की कमी न केवल बीजेपी इस मुल्क को भी अखरेगी, वो अपने अंदाज का एक अध्याय जो कहें कि आज समाप्त हो गया और बेबाक रोल बैक नहीं होना उनकी फितरत में नहीं था, ना आदत में था। वो सोच समझ के जो डिसीजन हो गया, उसका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। जिसे कह सकते हैं कि बोल्ड स्टेप जिसे कहा जाता है, वो उठाने में बहुत माहिर थे। जैसे अभय जी ने कहा कि वो धरातली वो लोकप्रियता राजनीतिज्ञ जैसे रखते हैं वो नहीं रखे हों, लेकिन वो नब्ज पकड़ना जानते थे। उस बात के एक ये कह सकते कि हकीम थे राजनीति के, वो जो समझ सकते थे। और यही बड़ी वजह है कि उनकी जो स्पष्टवादिता थी, कई बार वो लोकप्रियता हासिल नहीं होती, लेकिन जब लोग सोचते हैं कि वास्तव में बात सही थी, तो फिर उसे ये भी देखा जाता है कि उस वक्त के दौर को अगर याद करें, उस वक्त का रिलेवेंट यही हो सकता था। अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और स्मृति शेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।